हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग डेविसन जर्मर जो प्रयोग है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसका स्टडी करेंगे। तो पहली चीज़ तो डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या शो करता है, क्या बताता है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर इसका पूरा जो एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग देखो, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये किस चीज़ को की पुष्टि करता है, क्या चीज़ को प्रूव करता है। ये हम लोगों ने जो एक डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस पढ़ा था, डी ब्रोगली की परिकल्पना पढ़ी थी, और डी ब्रोगली ने ये बोला था कि कोई भी पदार्थ होता है, गतिशील कण होता है, उसके साथ में तरंग एसोसिएटेड रहता है। मतलब एक मैटर पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएटेड रहता है। जैसे अगर मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो जा रहा है, भाग रहा, तो इसके साथ में एक वेव होगा। मतलब मैटर का वेव नेचर, द्रव्य की तरंग प्रकृति होती है। इस चीज को एक्सपेरिमेंट से इसको शो किया गया, देखा गया। वो एक एक्सपेरिमेंट जो सबसे पहले इस चीज को, मैटर वेव को जो पुष्टि करता है, मैटर वेव को जो प्रूव करता है एक्सपेरिमेंटली, उसका वेरिफिकेशन इस एक्सपेरिमेंट से हुआ। और उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट। और इसने क्या क्या किया, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा थ्योरी है, पहले वो थ्योरी लिख लो। क्या है? लिख लो। डेविसन व जर्मर का प्रयोग, डेविसन व जर्मर का प्रयोग द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग द्रव्य कणों की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। This experiment verifies the wave nature of matter waves. The wave nature of particle. The wave nature of particle और मैटर वेव्स भी बोल सकते हैं। द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। ठीक है। इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या की जाती है। इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की व्याख्या की जाती है। इन दिस एक्सपेरिमेंट electrons wave nature is explained। ठीक है। तो इसमें क्या है कि हम लोग जो मेटेरियल पार्टिकल है उसकी क्या वेव प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति होती है पदार्थ की, उसकी पुष्टि करेंगे। और उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के साथ में जो वेव होती है उसको प्रूव करेंगे कि वो वेव कितनी क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो ये एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या क्या बातें हैं, ये तो एक पहला इसका डिस्क्रिप्शन हो गया कि क्या पढ़ने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। अब इसकी प्रायोगिक व्याख्या करते हैं। एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन क्या क्या है इसमें, देखो। प्रायोगिक व्याख्या, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये जैसे मैं पहले इसका सेटअप समझा देता हूं कि इसका सेटअप कैसा है। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन गन ले लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन गन क्या होता है? एक ऐसा मशीन है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को भेजते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उनको इंसिडेंट करवा देते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन गन ले लिया मैंने। ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा सिस्टम होता है। एक जैसे एक फिलामेंट लगा होता है। फिलामेंट का मतलब हो गया एक वायर है, इसको हीटिंग करते हैं,
इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर को इसको इंक्रीज करते हैं, हीटिंग करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने से क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, और वो जो इलेक्ट्रॉन है उनको बीम बना के हम लोग इस गन से, इसमें एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन्स को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भेज देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गन हो गया, ठीक है ना। इनको तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं। अब सामने क्या कर देते हैं हम लोग, एक निकल का क्रिस्टल ले लेते हैं। निकल जो होता है वो निकल पदार्थ का क्या, यहाँ पर हम लोग एक पदार्थ ले लिए निकल। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जब निकल के पास जाएगा तो निकल के साथ में एक घटना होती है, उसको बोलते हैं डाइफ्रेक्शन, विवर्तन। तो इसके साथ में एक विवर्तन की घटना होती है, और विवर्तन के कारण किरणें क्या होगी, मुड़ जाएगी। और जैसे मान लो कि ये आके इधर आ गई, अब ये किरणें अलग अलग डायरेक्शन में जाएगी, मतलब किरणें को मतलब मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन इससे इस डायरेक्शन में चला गया। अगर मैं इधर इसको गर्म कर रहा हूँ ना, गर्म कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। और इसको गर्म कर रहा हूँ तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज लगाते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको एक्सेलरेट करने के लिए पर्टिकुलर दो वोल्टेज के, वो क्या बोलते हैं उनको, ध्रुव लगा देते हैं, दो पोल लगा देते हैं वोल्टेज के, और उसकी बैटरी की हेल्प से इनको क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, इनको त्वरित करते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक वोल्टेज भी अप्लाई करते हैं, एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है ये, ठीक है। ये जैसे ये एंगल है, ये कोई पर्टिकुलर एंगल हो गया इसका, इसको मैं फाई एंगल बोल देता हूँ, क्लियर है। अब जैसे ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ पर मेजर करने के लिए भी, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो यहाँ पर एक मेजर करने के लिए भी हमारे को एक सेटअप करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर एक सिस्टम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर एक स्केल ले लेते हैं हम लोग। स्केल का मतलब हो गया कि यहाँ पर एक मेजर करने के लिए सिस्टम बना रखा है। ये वैसे तो ये चारों तरफ ही होता है ये ऐसे, लेकिन मैं केवल इतने से मैं बता रहा हूँ, ये चारों तरफ ही इस तरीके से रहता है। तो जैसे इधर स्केटर होकर इधर चला गया, इधर प्रकीर्णित होकर इधर चला गया, प्रकीर्णित होकर इधर आ गया, अलग अलग डायरेक्शन में स्केटरिंग होकर क्या अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। और जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, जैसे इधर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इधर मेजर करने के लिए सिस्टम बना रखा हमने। इस सिस्टम में एक इलेक्ट्रोमीटर नाम का एक सिस्टम होता है, जैसे इसको एक इलेक्ट्रोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब एक मीटर है, वो ये रीडिंग बताता रहता है कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, और इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं ये बताएगा कि कितनी एनर्जी आ रही है। एनर्जी का मतलब अपने पास तीव्रता का पता चल जाएगा, इंटेंसिटी का पता चल जाएगा। ये अपना एक सर्किट बना रखा है। एग्जैक्टली ये ऐसा नहीं होता, अंदर की स्ट्रक्चर बहुत अलग होती है, ठीक है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ओवरव्यू है। तो प्रायोगिक व्याख्या कर रहे हैं, इसमें डायग्राम तो आएगा। इसके अंदर हम लोग क्या, रीडिंग चलती रहती है, ये रीडिंग चलती रहती है ऐसे ऐसे। इसके अंदर का जो आयनन कक्ष होता है वो अलग होता है, मतलब एक आयोनाइजेशन चेम्बर होता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा, वो इलेक्ट्रॉन इस चेम्बर के अंदर एक रिएक्शन करता है, और उस रिएक्शन से हमारे को पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन आ गया, और वहाँ से फिर ये रीडिंग मिलती है और अपने को पता चल जाता है। तो मेन गेम क्या है, मेन गेम तो ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेजो, इलेक्ट्रॉन बीम बना के इलेक्ट्रॉन गन की हेल्प से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ से टक्कर करेगा, कोलिजन करेगा, स्कैटरिंग होगा, प्रकीर्णन होगा, इधर उधर अलग अलग एंगल पर चला जाएगा। किसके बाद में, विवर्तन के बाद में डाइफ्रेक्शन की घटना होगी, विवर्तन की घटना होगी, वो इधर उधर चला जाएगा। अब ये जो मैंने सारी कहानी सुनाई, इस कहानी को पॉइंट वाइज हमारे को क्या लिखना है इसमें, पहले तो इस सेटअप के बारे में बता दूं, फिर थोड़ा इस सेटअप के बारे में बता दूं, फिर इस सेटअप के बारे में बता दूं। इनके बारे में जो मैंने कहानी सुनाई है, इसको लिखना है पॉइंट वाइज, रटना नहीं है। अब मुझे भी नहीं पता कि मैं नेक्स्ट लाइन में क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ। तो आपको अगर ये सेटअप दिमाग में रहेगा तब तो आप इसको सही से लिख पाओगे, ठीक है। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं इसको। तो इसके बारे में पहले इलेक्ट्रॉन गन के बारे में लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में लिखेंगे और फिर इसके बारे में। तो ये क्या है, निकल क्रिस्टल है, ये निकल क्रिस्टल है, ये निकल क्रिस्टल, ओके। चलो भैया, ये निकल क्रिस्टल बना हुआ है। तो चलो इसमें एक्सपेरिमेंटल जो वेरिफिकेशन है, एक्सपेरिमेंटल एक्सप्लेनेशन है, वेरिफिकेशन नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन है एक्चुअल में, ये एक्सप्लेनेशन है। तो इसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रॉन गन के बारे में बात करता हूँ। इसमें क्या होता है, एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट से गर्म करते इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उनको गन की सहायता से एक अलग पर्टिकुलर दिशा में भेज दिया जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दी जाती है इलेक्ट्रॉन बीम से, ठीक है। तो लिखो पहला पॉइंट,
इलेक्ट्रॉन गन में लगे फिलामेंट को, इलेक्ट्रॉन गन में लगे फिलामेंट को गर्म कर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराए जाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से, इलेक्ट्रॉन गन की सहायता से V वोल्ट के इलेक्ट्रोडों द्वारा जोड़कर, मतलब V वोल्टेज लगाने की बात कर रहा हूं, V वोल्ट के इलेक्ट्रोडों द्वारा जोड़कर एक निश्चित दिशा में भेजा जाता है, एक निश्चित दिशा में भेजा जाता है। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में लिख लो। आफ्टर द हीटिंग ऑफ द फिलामेंट, आफ्टर द हीटिंग ऑफ द फिलामेंट इन द इलेक्ट्रॉन गन, आफ्टर हीटिंग द फिलामेंट इन द इलेक्ट्रॉन गन, the electrons are provided a particular direction, with the help of electrodes, of V volt and इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, इसके बारे में बात कर ली कि ये फिलामेंट हीटिंग होगा और इसको V वोल्ट अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गन से एक डायरेक्शन में भेज देंगे। अब जैसे ये जाएंगे एक निकल क्रिस्टल पर क्या होंगे, आपतित होंगे, निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट होंगे। तो सेकंड पॉइंट निकल क्रिस्टल पे लिखेंगे हम लोग। तो लिखो इलेक्ट्रॉन, सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन गन से आने वाले इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन गन से आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल से विवर्तित होती है। इलेक्ट्रॉन गन से आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम निकल क्रिस्टल से विवर्तित होकर किसी कोण फाई पर प्रकीर्णित होती है, किसी कोण फाई पर प्रकीर्णित होती है, मतलब फाई कोण बना के चली जाती है। तो लिखो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन इंसिडेंट ऑन द निकल क्रिस्टल एंड the phenomenon of the diffraction takes place. That's why electrons scattered in the different directions. Okay, थर्ड पॉइंट इसके बारे में हो गया, इसके बारे में होगा, अब इसके बारे में बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, निकल क्रिस्टल से प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉनों को आयनन कक्ष में एकत्रित या संचित कर इलेक्ट्रोमीटर से तीव्रता का मापन किया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में लिखो थर्ड पॉइंट, आफ्टर द scattering from the nickel crystal, electrons approaches to the ionization chamber where
intensity of the electron beam, where intensity of the electron beam is measured, intensity of the electron beam is measured with the help of electrometer, with the help of electrometer. ये बातें हो गई, ये इसका ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में हमने बात कर ली. अब इसके बारे में और बात करते हैं. टाइम कितना बचा? हाँ 15 मिनट है. अभी ये कंप्लीट कर दूंगा मैं इस लेक्चर के अंदर. देखो ये इसके बारे में जो ये एक्सपेरिमेंट था इसके बारे में हमने सारी चीज़ें कर ली है. अब ये इसकी जो इंटेंसिटी होती है, ये मैं वोल्टेज का वैल्यू कितना रखूं, कितना तेज एक्सेलरेट करूं, वोल्टेज का वैल्यू कितना रखूं, तो ये फाई का वैल्यू कितना होगा, ये अलग अलग वैल्यूज अलग अलग के लिए. जैसे वी का वैल्यू अलग कर दूं तो फाई का वैल्यू अलग हो जाएगा, वी का वैल्यू अलग करूँ तो फाई का वैल्यू डिफरेंट होगा, ऐसे ऐसे होगा. अब एक पर्टिकुलर वी का वैल्यू लिया गया जिसके लिए फाई का वैल्यू मेजर किया गया और वो ऐसा हुआ. देखो एक ग्राफ भी बनाया गया, इसमें ऐसे किया गया. एक फोर्थ पॉइंट ही लिख लो आप इसके अंदर, अगर लिखना चाहो तो फोर्थ पॉइंट ही वो हो जाएगा, उस फोर्थ पॉइंट के अंदर ही लिखेंगे हम लोग. ऐसा हो जाएगा कि क्या, जैसे अगर वोल्टेज का वैल्यू ये 54 वोल्ट रखते हैं, 54 वोल्ट अगर अप्लाई करते हैं तो जो फाई का वैल्यू, तो फाई का वैल्यू क्या होता है, फाई का वैल्यू यहाँ पर देखा गया 50 डिग्री. मतलब मैं ये बोल लूँ कि फाई का वैल्यू 50 डिग्री, उसके करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज का वैल्यू क्या है, 54 वोल्ट है. इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं. ऐसे एक ग्राफ होता है, ये अगर मैं वोल्टेज का वैल्यू इस तरफ चलाता हूं और इधर मान लो कि एंगल की बात करते हैं, आपतन की दिशा से एंगल, एंगल, आप तो डायरेक्ट इसको लिख लो, फाई की बात कर रहा हूँ मैं. किसकी बात कर रहा हूँ, ये सब झमेला छोड़ो, फाई की बात कर रहा हूँ मैं. ये फाई तो ऐसे होता है, ये कर्व ऐसा मिलता है, ऐसा एक कर्व मिलता है. ये जो वोल्टेज का वैल्यू जो 54 वोल्ट होता है, वोल्टेज का वैल्यू 54 वोल्ट होता है, इसके करेस्पॉन्डिंग ये रीडिंग मिलता है. मतलब 54 वोल्ट के करेस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं ग्राफ में, तो ये जैसे अगर मैं इसको सीधा मिला दूं ये, तो ये जो है 54 वोल्ट है, ये 50 वोल्ट है. ये 54 वोल्ट पे क्या है, ये 50 डिग्री है. ये एंगल कितना है, 50 डिग्री का एंगल है ये जो सीधी लाइन है. और ये जो लाइन का ये डिस्टेंस है, ये किसको बताता है, ये जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी वो तीव्रता को बताता है, इंटेंसिटी को बताता है. तो तीव्रता का मतलब हो गया कि इस एंगल पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे. जैसे मान लो कि ये 50 डिग्री है, ये कितना अभी, अगर मान लो 50 डिग्री है, मैंने यहाँ पे 54 वोल्ट अप्लाई किया, यहाँ पे 50 डिग्री हुए, और 50 डिग्री की इंटेंसिटी जितनी भी इंटेंसिटी, ये लाइन की जो लेंथ है ये बताएगा कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है. मतलब जैसे इस एंगल पर 50 डिग्री पर इंटेंसिटी का मतलब है 50 डिग्री स्केटर होने वाला, जिन इलेक्ट्रॉनों का प्रकीर्णन कोण स्केटरिंग एंगल 50 डिग्री है, उसके लिए कितनी तीव्रता है, या उतने कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो इधर जाएंगे. वो कैसे पता चलेगा, इंटेंसिटी से, तीव्रता से. ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस एंगल पर, इसका मतलब वहाँ पर तीव्रता ज़्यादा है, वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा है. तो इसका मतलब हो गया कि अगर यहाँ पर 50 डिग्री पर ये सबसे ज़्यादा मिलता है, यहाँ पर 50 डिग्री पर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब 50 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है. इस चीज़ को इस तरीके से देखा जाता है. ये ऐसे एक कर्व मिलता है ऐसा. तो ये तीव्रता को बताता है, ये जो लाइन है ये तीव्रता को बताती है, इंटेंसिटी को बताती है. ये एक चीज़ है. अब देखो यहाँ पर एक ये बात समझ में आती है. अब निकल क्रिस्टल से क्या होता है, विवर्तन की घटना होती है, डाइफ्रैक्शन की ये जो फिनोमेनन है वो टेक्स प्लेस उस जगह पर. अब उसको हम लोगों ने ये चीज़ें तो एक्सपेरिमेंटली बता दी. अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट को मिक्स करके बात करते हैं. तो इसकी थोड़ी सी सैद्धांतिक व्याख्या करेंगे, इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करेंगे. देखो इसकी सैद्धांतिक व्याख्या के बारे में बात करेंगे.
थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, ये एक्सपेरिमेंटली चल रहा है पूरा, एक्सपेरिमेंटल में थोड़ी थ्योरी की बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, देखो ऐसे बोला गया कि जो निकल क्रिस्टल है उसको मैं क्रिस्टल की फॉर्म में बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूँ। ये लेटिस पॉइंट है, जालक बिंदु, अगर आपने कहीं पर नाम सुना हो तो इनके बीच की डिस्टेंस चेंज होगी ना, ये डिस्टेंस फिक्स रहती है, ठीक है। ये डिस्टेंस फिक्स रहती है, ठीक है। ऐसे होता है। अब जैसे मान लो वो जो इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, वो इलेक्ट्रॉन बीम जो आ रही है वो कुछ ऐसे किसी एंगल पे आ रही है, मान लो ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रॉन की बीम ऐसे आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन बीम आके मान लो ये इधर स्कैटर हो गई, ये एंगल जो है, ये एंगल कितना हो गया, ये पूरा जो एंगल है वो कितना, फाई एंगल है। आई बात समझ? ये जो आधा एंगल है, ये जो आधा एंगल है, ये कितना हो गया, 5/2। सही बात है। यहां से ये जो एंगल है, अगर मैं ये बात करूं, ये जो एंगल है यहां से ये 90 होता है, तो ये कितना हो गया, 90 - 5/2। इसको बोलते हैं थीटा। इस थीटा को बोलते हैं विवर्तन कोण, डाइफ्रेक्शन एंगल, ठीक है। ये जो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ये दो, ये है कैपिटल डी से लिखते हैं, इसको इंट्रा एटॉमिक डिस्टेंस बोलते हैं, परमाणविक दूरी। ये जो है क्रिस्टल के जो तल है उनके बीच की दूरी, क्रिस्टल्स के लेयर है उनके बीच की डिस्टेंस है, इसको स्मॉल डी से लिखते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये निकल क्रिस्टल के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखो निकल क्रिस्टल के लिए क्या होता है, निकल क्रिस्टल के लिए, निकल क्रिस्टल के लिए मैं सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। डी क्या है, अंतर परमाणविक दूरी, परमाणविक दूरी, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है। जो डी स्मॉल डी है वो क्या है, क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी है, ये क्रिस्टल्स के लेयर से उनके बीच का डिस्टेंस है। क्रिस्टल तलों के मध्य दूरी, मध्य दूरी, डिस्टेंस बिटवीन क्रिस्टल लेयर्स, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई? ये सारी चीज़ें हैं। टाइम कितना बचा है, टाइम कम बचा है, 6 मिनट बचे हैं, फटाफट करना होगा। तो ये डी का हो गया, डी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। जो थीटा है वो क्या है, विवर्तन कोण है। थीटा जो है डाइफ्रेक्शन एंगल है, ये डाइफ्रेक्शन एंगल है, विवर्तन कोण है, ठीक है। अब देखो विवर्तन की जो घटना होती है, डाइफ्रेक्शन का जो फिनोमिनन है उससे एक चीज देखी जाती है, वो ये होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है विवर्तन से, फ्रॉम डाइफ्रेक्शन। डाइफ्रेक्शन से एक फॉर्मूला मिलता है, ये फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। n ऑर्डर को बताता है, मतलब कि कोटि को बताता है। जनरली n का वैल्यू 1 लेते हैं। ये विवर्तन में इसका डिस्कशन होता है, यहाँ पर हम लोग इसकी ज़्यादा बात नहीं करते। n का वैल्यू हम लोग 1 ले लेते हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू, ये पहला ऑर्डर का, पहली कोटि का, दूसरी कोटि का, ऐसे बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ऐसे होता है। ये एक तो चीज़ ये होती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ, ये जो थीटा और फाई का रिलेशन अभी हमने यहाँ पे देखा था, थीटा और फाई का देखो, ये 90 में से मैं 5/2 अगर माइनस कर दूं तो थीटा बच जाएगा। तो 90 में से, सिंस थीटा जो आएगा 90 में से 5/2 कर दूं तो ये आ जाएगा। और हमने अभी जब एक्सपेरिमेंट में फाई का वैल्यू क्या लिखा था, फाई का वैल्यू क्या लिखा था हमने, फाई का वैल्यू 50 डिग्री लिखा था। तो देखो थीटा क्या आ गया, थीटा आ गया 90 -
50/2, ये कितना हो गया, थीटा हो गया 90 माइनस 25, कितना आ गया ये 65 आ गया, 65 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू मैं वहां पे रख देता हूं। देखो एक चीज और होती है, जो डी है, डी ये क्या है, जो दो तलों के मध्य की दूरी है, लेयर्स के बीच का डिस्टेंस है, इसका वैल्यू जो होता है डी का वैल्यू होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये निकल क्रिस्टल के लिए होता है, एक सेकेंड, 91 ही होता है, मैं एक बार श्योर कर लेता हूँ इसको। हाँ जी, ये 91 ही होता है, डी का वैल्यू यही होता है। ये निकल क्रिस्टल के लिए, ठीक है। अब देखो ये तीनों चीजें रख दो, डी का वैल्यू भी है, थीटा का वैल्यू भी है, और लेमडा कैलकुलेट कर लो। तो अतः लेमडा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा ना, डी का वैल्यू 0.91 और साइन 65। ये जब सारे वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में एक वैल्यू मिलता है, वो वैल्यू होता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये वाला वैल्यू मिलता है। ये कहां से मिला, ये जब सारी चीजें की निकल क्रिस्टल से ऐसे मिलता है। और हमने जो थ्योरी से पढ़ाई की थी, जो डी ब्रोगली ने बताया था, वहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं इसी चीज को, तो डी ब्रोगली के हिसाब से देखो क्या होता था। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के हिसाब से लेमडा जो होता था इलेक्ट्रॉन के लिए, हमने एक फॉर्मूला याद करो, जब हम लोग पढ़ रहे थे डी ब्रोगली वाला, तो हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, ये ऐसा फॉर्मूला कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन के लिए, ये आया था। तो अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ये फॉर्मूला आया था, तो V वोल्टेज कितना लगाया था हमने, 54 वोल्ट लगाया था, और एंगल कितना था, 50 था। तो अगर मैं V का 54 अगर वैल्यू रखूं, 54 वोल्ट, तो देखो लेमडा कितना आता है 12.27/√54, ये एंगस्ट्रॉम। इसका जब वैल्यू कैलकुलेट किया गया तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 1.67 एंगस्ट्रॉम के आसपास आता है। तो देखो डी ब्रोगली का जो थ्योरेटिकल आइडिया था, उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन के साथ में जो वेव है, उसका जो वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन के साथ में संलग्न तरंग है, उसका तरंग दैर्ध्य 1.67 एंगस्ट्रॉम आना चाहिए। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसके हिसाब से कितना आया 1.65, ऑलमोस्ट इक्वल ही है। इसका मतलब ये है कि इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ में जो लेमडा है वो 1.65 है, और एक्चुअल में भी थ्योरी से भी यही पता चल रहा है। इसका मतलब है कि ये दोनों चीज़ें क्या होता है, यहाँ से ये चीज़ प्रूव होती है कि इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या है, एक तरंग होती है, या कोई भी कण हो, गतिशील कोई भी पार्टिकल हो, उसके साथ में एक वेव एसोसिएटेड होगा। मतलब द्रव्य की तरंग प्रकृति होती है, पार्टिकल का वेव नेचर होता है, मैटर वेव्स होते हैं। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अतः प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक व्याख्या से मिलने वाले परिणाम समान है। अतः प्रायोगिक तथा सैद्धांतिक व्याख्या से मिलने वाले परिणाम समान है। अतः हम कह सकते हैं कि डेविसन जर्मर प्रयोग से द्रव्य तरंगों की पुष्टि होती है। आगे बात समझ में? हेंस फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरेटिकल आर सेम, सो वी कैन से दैट डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट वेरीफाइज द मैटर वेव्स। क्लियर है? ये हो गया एक पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न, एक चैप्टर, एक तरीके से पहली यूनिट में 2 चैप्टर मानूं तो एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर से। ठीक है? ओके।